स्टूडेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल, जो कि इसका एक लीगल रूल है जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी। प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट हो सकता है। प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल से कंसर्निंग एक केस लॉ जिसके बारे में ब्रीफ में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 10 मार्क्स में सी सेक्शन में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसमें दो केस लॉ 10-10 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से एक केस लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स में भी सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सकता है। तो श्रीमती कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल से कंसर्निंग है। प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट हो सकता है उसके बारे में है। इस केस में क्या था, कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी है। इस कंपनी ने स्मोक बॉल नाम की दवाई बनाई। अब साहब ये दवाई किस डिजीज के लिए थी? तो ये थी जुकाम के लिए, इन्फ्लुएंजा ठीक करने के लिए थी। इस कंपनी ने विज्ञापन निकाला अपनी इस दवाई की सेल करने के लिए, और उस विज्ञापन में ये शर्त रखी कि जो भी इस विज्ञापन में बताई गई मेथड से, विधि से इस दवाई का प्रयोग करेगा उसे कभी भी जुकाम नहीं होगा। श्रीमती कार्लिल ने उस विज्ञापन को देखा, विज्ञापन को पढ़ा, देखा, जो भी है, और इन्फ्लुएंजा होने पर उस दवाई का उपयोग किया। जो उपयोग कंपनी ने बताया था, जैसा बताया था, ठीक वैसे ही इसका उपयोग किया। लेकिन फिर भी उन्हें जुकाम हो गया, क्योंकि विज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि बताई गई विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है, इस दवाई को लेता है, उसका प्रयोग करता है और उसे फिर भी जुकाम हो जाता है, वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो जाता है, तो उसे 100 पाउंड की राशि इनाम में दी जाएगी। कितना? 100 पाउंड की राशि इनाम में दी जाएगी। श्रीमती कार्लिल ने ये भी विज्ञापन में पढ़ा था, और चूंकि उनको दवाई लेने के बाद भी जुकाम हो गया, तो अब उन्होंने कंपनी से दावा किया कि 100 पाउंड की राशि उन्हें एज अ इनाम दी जाए। लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने ये कह के मना कर दिया कि ये तो सिर्फ एक विज्ञापन है, इसलिए आपको 100 पाउंड की राशि नहीं दी जा सकती। श्रीमती कार्लिल ने केस फाइल कर दिया। मामला अब न्यायालय तक चला गया, कोर्ट तक चला गया, और कोर्ट ने डिसीजन श्रीमती कार्लिल के फेवर में दिया। ये कहकर के दिया कि जो विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन में जो जो शर्तें लिखी हुई है, यदि कोई व्यक्ति उन शर्तों को स्वीकार करते हुए उस माल का प्रयोग करता है और उसके परिणाम बताए गए अनुसार नहीं मिलते, तो कंपनी ने यदि कोई इनाम का कहा है तो वो इनाम उसे देना पड़ेगा। तो कंपनी का ये तर्क था कि उसे पहले सूचना देनी चाहिए थी। हमारे लिए तो सिर्फ एक ये विज्ञापन है कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, उन्हें ऐसी सूचना देनी चाहिए थी। तो न्यायालय ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक में कई सारे लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग होते हैं, तो क्या वो आपके एड की शर्तों को स्वीकार करने से पहले आपको लेटर लिखे, आपको चिट्ठी लिखे कि हमने आपकी शर्तों को स्वीकार करने का इरादा कर लिया है? ऐसा नहीं किया जा सकता है। आपने जो एड निकाला वह पब्लिक के लिए था, पब्लिक ने उसमें लिखी हुई शर्तों के अनुसार दवाई का उपयोग किया, और ऐसी शर्तों को स्वीकार करते हुए उसका उपयोग करना अपने आप में ही प्रस्ताव है, एक सामान्य प्रस्ताव है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। और श्रीमती कार्लिल भी एक सामान्य व्यक्ति है जिन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, इसलिए उन्हें 100 पाउंड की राशि देनी ही चाहिए, और 100 पाउंड की राशि उन्हें देने का निर्णय कोर्ट द्वारा सुना दिया गया।
communicated. Must be communicated. प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का मामला इंपॉर्टेंट है। लालमन शुक्ल पिटिशनर है, गौरी दत्त रेस्पोंडेंट है। फैक्ट क्या रहे, लालमन शुक्ल गौरी दत्त के यहाँ मुनीम थे। गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है। मुनीम जी को भतीजे को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके जाने के बाद, यानी मुनीम जी के जाने के बाद, इनाम की 501 रुपए का इनाम की घोषणा की जाती है। मुनीम जी भतीजे को ढूंढ लेते हैं। इनाम का दावा करते हैं। ये फैक्ट्स रहेंगे इस केस लॉ के, इस केस स्टडी के। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त में लालमन शुक्ल गौरी दत्त के यहाँ मुनीम थे, मुनीमगिरी का काम करते थे। गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है। उन्होंने कई लोगों को ये जिम्मेदारी दी हुई रहती है कि मेरे भतीजे को ढूंढकर ले आओ। मुनीम जी को भी ये जिम्मेदारी उन्होंने दी है। मुनीम जी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मुनीम जी के जाने के बाद में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुनीम जी के जाने के बाद में वो एक इस्तेहार निकालते हैं, एक घोषणा निकालते हैं कि जो भी उनके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। मुनीम जी को भतीजा मिल जाता है और वो उसे गौरी दत्त के यहाँ लेकर आते हैं। वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि गौरी दत्त ने इस तरह का कोई इस्तेहार दिया था जिसमें 501 रुपए का इनाम उस व्यक्ति को दिए जाने की बात कही गई है जो उनके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा। क्योंकि मुनीम जी भतीजे को ढूंढ कर लाए थे, इसलिए वो इनाम पाने की उनकी इच्छा हुई कि मैंने वो काम कर दिया, अब उसे मुझे इनाम मिलना चाहिए। लेकिन गौरी दत्त ने इनाम देने से मना कर दिया और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में ये डिसीजन होता है कि लालमन शुक्ल यानी मुनीम जी को ये इनाम की राशि नहीं दी जा सकती है। और वो इसलिए नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने ये प्रस्ताव को जानते हुए भतीजे को नहीं ढूंढा है, वो उसे पहले ही ढूंढ चुके थे और बाद में उन्हें इस प्रपोजल के बारे में पता चला था। जबकि उन्हें उस प्रपोजल के बारे में यदि पहले पता होता फिर वो उस काम को करते तो उन्हें इनाम की राशि मिलती। इस सिचुएशन में उन्हें इनाम की राशि नहीं दी जा सकती है। इसलिए ये लीगल रूल है कि प्रपोजल की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसके सामने आपने प्रपोजल रखा है या रखने जा रहे हैं। उस व्यक्ति को प्रपोजल के बारे में पता होना जरूरी है। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। डिसीजन गौरी दत्त के फेवर में जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। दोनों केस लॉ मैंने आपके सामने रख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी की तरह इसको ध्यान में रखना होता है आपको। सबसे पहले पिटिशनर कौन है यानी वादी कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है यानी प्रतिवादी कौन है, फिर पूरा मामला क्या था, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले लालमन कौन रहे, गौरी दत्त कौन थे, इनका काम क्या था, फिर घटना क्या घटित हुई, फिर किसको क्या कहा गया, किसने क्या कहा, केस कब गया, केस में डिसीजन किसके फेवर में गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए
पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।